दिल्ली के टिकरी कला के पीवीसी मार्केट में भीषण आग लग गई और ये आग पहले एक फैक्ट्री में लगी, जिसने बाद में एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया और वहां अचानक आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया, जिसे बुझाने के लिए वहां मौजूद दमकल कर्मियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन तब तक आग इतनी विकराल हो चुकी थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जिस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिश वहां पर की जा रही थी। पूरे इलाके को काले धुएं के गुबार ने इस तरीके से घेर लिया था। वहां थोड़ी ही देर में आग पहले से भी ज्यादा भड़क गई, हालांकि कई घंटों बाद आग को बुझा लिया गया। आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल हो गई, लेकिन जिस वक्त ये अग्निकांड यहाँ पर हुआ, आग लगी, उसी वक्त की तस्वीर आपके सामने है। पूरा इलाका किस तरीके से धुआं हो गया है और दमकल कर्मी जो यहाँ पर पहुंचे, कड़ी मशक्कत उन्होंने की। घंटों की मशक्कत के बाद इस आग को बुझा लिया गया। कोई जनहानि नहीं हुई है इस अग्निकांड में, लेकिन जो नुकसान हुआ है अब उसकी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। दिल्ली के बाद यूपी से भी बड़ी खबर है। यूपी के गोरखपुर में एक दुकान में भी भीषण आग लग गई और आग सिलेंडर फटने की वजह से लगी है, ये कहा जा रहा है। इस हादसे में करीब 5 लाख रुपए का नुकसान होने की खबर है। गोरखपुर में ये आग लगी है, जहां एक दुकान बताई जा रही है, वहां भीषण आग की तस्वीरें आपके सामने है। सिलेंडर फटा और उसके बाद देखिए इस तरीके से धमाका हो गया और इस हादसे में 5 लाख रुपए का नुकसान होने की जानकारी सामने आ रही है। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी आया है जो इस वक्त आपके सामने है और इसमें आप देख पाएंगे कि दुकान में पहले धीरे धीरे धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके बाद आग तेजी के साथ यहां फैल गई और उसके बाद दुकान में रखा सिलेंडर अचानक ही तेज धमाके के साथ फट गया और उसके बाद यहां पर आग लग गई। यूपी की राजधानी लखनऊ से खबर है। लखनऊ में एक खड़ी कार में भीषण आग की जानकारी सामने आ रही है, जिससे वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। ये घटना गिरधारी फील्ड गेट पर हुई और ये आग इतनी विकराल थी कि उसने कुछ ही देर में कार को अपनी आगोश में बाहर ले लिया। ये देखिए तस्वीर, कार आग का गोला किस तरीके से बन गई और ये पूरा इस तरीके से आग के हवाले कार होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। जलकर खाक हो गई ये कार जो यहाँ खड़ी थी। लखनऊ से ये खबर है, एक खड़ी कार में अब किस वजह से ये आग लगी है इसके बारे में जानकारी हासिल की जाएगी, लेकिन पूरी की पूरी कार इस तरीके से खाक। गुजरात के मोरबी से जानकारी है। मोरबी के एक सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर फटने के बाद भीषण आग लग गई और सूचना पाकर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गुजरात से बड़ी खबर है, गुजरात के मोरबी से बड़ी जानकारी है। यहाँ एक सब स्टेशन है जहां पर ट्रांसफार्मर फटने के बाद ये भीषण आग लगी। हालांकि अपडेट यह है कि दमकल कर्मी यहां पर पहुंचे और उसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। ट्रांसफार्मर फटने के बाद ये आग की जानकारी है। मोरबी से बड़ी खबर है, एक सब स्टेशन बताया जा रहा है। अब जो देश के अलग अलग हिस्सों में जो अग्निकांड हुआ कि उसकी 4 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लखनऊ, गोरखपुर, दिल्ली और मोरबी गुजरात की तस्वीर है, जहां आग लगने की अलग अलग घटनाएं सामने आई हैं और आग लगने की वजह से करोड़ों का नुकसान यहां हुआ है। लखनऊ की तस्वीर है, एक खड़ी कार थी जिसमें अचानक से आग लग गई। वो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन कार जलकर खाक हो गई। गोरखपुर की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सिलेंडर फटने से धमाका हुआ, उसके बाद आग लगी और दिल्ली की तस्वीर भी है और साथ ही गुजरात के मोरबी की तस्वीर भी आपके सामने है। बिहार में दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को होना है। दूसरे फेज के चुनाव से पहले रैलियों का रेला लग चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धुआंधार चुनाव प्रचार करने वाले हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बिहार में आज बड़ी रैली करेंगे। इनके अलावा अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी भी एक के बाद एक रैली करने वाले हैं आज। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह भी आज हुंकार भरते हुए अलग अलग हिस्सों में दिखाई देंगे। दूसरे चरण के प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी आज औरंगाबाद और कैमूर जिले के भभुआ में जनसभा को संबोधित करेंगे, ये बड़ी जानकारी है। गृह मंत्री अमित शाह भी जमुई, भागलपुर में जनसभा करते हुए दिखाई देंगे और अमित शाह की पूर्णिया में एक रोड शो भी वो करने वाले हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। दूसरे फेज का रण है ये, देखिए दोपहर 1:45 पर औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। उनकी ताबड़तोड़ रैली आज होनी है। 3:30 बजे भभुआ में उनकी जनसभा होने वाली है, जहां पर लोगों को संबोधित करेंगे और इसके बाद पीएम मोदी की जो रैली है उसमें बहुत भीड़ जुटने की
संभावना भी है। और अमित शाह भी आज 11:45 पर जमुई में जनसभा करते हुए दिखाई देंगे। गृह मंत्री ने भी मोर्चा संभाला हुआ कि बिहार चुनाव का। उसके बाद 1:30 बजे भागलपुर में उनकी एक विशाल रैली होने वाली है, जनसभा होगी जिसको संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। 4:15 बजे पूर्णिया के वीर कुंवर सिंह स्मारक के आस्था मंदिर में वो पहुंचेंगे, वहां उनका रोड शो होने वाला है। पीएम मोदी एक दिन पहले बिहार के 2 जिलों में चुनावी रैली करते हुए दिखाई दिए और दोनों ही रैलियों में उनका जोर जंगल राज पर रहा। पीएम मोदी की पहली रैली अररिया में हुई, जहां से उन्होंने जंगल राज बनाम सुशासन पर वोट मांगा। ये जंगल राज की पहचान बन गए और ये बिहार का दुर्भाग्य बन गया। आपके माता पिता के सपने कुचल दिए गए। अररिया के बाद भागलपुर में पीएम मोदी की रैली हुई और यहां भी उन्होंने महागठबंधन को घेरा। ये एक दूसरे को मारने में लगे हैं और कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद की उम्मीदवारी चोरी कर ली। अब कांग्रेस के लोग आरजेडी से बदला लेने में जुटे हैं। चुनावी रैली से पीएम मोदी ने कहा कि उनका रिमोट कंट्रोल भारत की जनता के पास है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आज 2 बड़ी रैली होनी है बिहार में। बांका और भागलपुर में रैली करते हुए राहुल नजर आने वाले हैं। दोपहर 12 बजे का वक्त है जब बांका के अमरपुर में चुनाव प्रचार करते हुए राहुल दिखाई देंगे और दोपहर 1:45 पर भागलपुर में उनकी बड़ी रैली होने वाली है। तो राहुल गांधी बिहार के दौरे पर वहां 2 बड़ी रैली करते हुए नजर आएंगे। बांका और भागलपुर में उनकी रैली होने वाली है। 12 बजे के आसपास राहुल बांका पहुंच जाएंगे, वहां अमरपुर में वो चुनावी कैंपेन करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद 1:45 बजे के आसपास भागलपुर में उनकी बड़ी रैली होने वाली है। तो महागठबंधन के बड़े नेता अलग अलग हिस्सों में जाकर के अब दूसरे फेज में जहां जहां वोटिंग होनी है वहां अपने पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं। और राहुल गांधी सबसे आगे महागठबंधन के नेताओं में हैं। वो बांका और भागलपुर में भी आज रैली करते हुए दिखाई देंगे। 12 बजे का वक्त है जब बांका में चुनाव प्रचार करेंगे राहुल गांधी और 1:45 पर भागलपुर में उनकी बड़ी रैली होने वाली है। दूसरे फेज की सीटों के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस चरण की सीटों के लिए प्रचार किया और महागठबंधन की जीत का दावा किया। चुनाव प्रचार के लिए राहुल पूर्णिया पहुंचे थे। यहां उन्होंने कस्बा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी को अपने पास बुलाया और ऐसी बात कही कि इरफान आलम भावुक हो गए। आप पोस्टमैन के बेटे हो और आपके पिता ने पूरी जिंदगी मेहनत की और अब आप यहां के एमएलए बनने जा रहे हो। राहुल गांधी की ये बातें सुनकर कांग्रेस प्रत्याशी इरफान आलम भावुक हो गए। इसके बाद राहुल अररिया पहुंचे और पीएम पर हमला किया। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ नफरत बांटना जानते हैं। उनके दिल में नफरत भरी हुई है। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं। उधर प्रियंका ने पीएम मोदी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें पीएम ने कांग्रेस के आरजेडी के पोस्टर पर कटाक्ष किया था। प्रधानमंत्री जी भाषण क्या देते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पोस्टर पे तेजस्वी जी की फोटो छोटी लगी है या फिर आरजेडी के पोस्टर पे राहुल जी की छोटी फोटो लगी है। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री हैं और कोई काम नहीं है कि पोस्टरों को देख के लोगों की फोटो नापे। बिहार में पहले चरण की वोटिंग संपन्न हो गई है और इस वोटिंग ने राजनीतिक दलों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल इस बार पहले फेज में इतने वोट पड़े हैं जितने बिहार में आज तक नहीं पड़े। बिहार में 64% से ज्यादा की वोटिंग हुई है और अब लोगों के मन में सवाल है कि वोटिंग बढ़ने के पीछे क्या कारण है। क्या सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा सामने आया है या फिर सरकार का समर्थन करने के लिए लोग घरों से बाहर निकले हैं। और अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा वोटिंग बेगूसराय जिले में हुई है और सबसे कम वोटिंग जो हुई है वो शेखपुरा में दर्ज की गई है। और वोटिंग पूरी होते ही पीएम मोदी ने एनडीए की बढ़त का दावा कर दिया और दूसरे फेज की सीटों पर जोर लगाना शुरू कर दिया है।
सत्ता पक्ष का दावा है कि पहले चरण में एनडीए को मजबूती का संकेत मिला है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरी मजबूती के साथ फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। मैं लगातार छठी बार चुनाव लड़ने आया हूँ। जनता का आशीर्वाद मिलेगा, सदन पहुँचूंगा और नई सरकार बनाऊं। लेकिन राबड़ी देवी का दावा है कि जनता बदलाव के लिए वोट कर रही है। बदलाव होगा, जनता बदलाव करेगी। पहले चरण के चुनाव के बाद सबके दावे मजबूत हैं, लेकिन जनता ने किसे जिताया ये 14 नवंबर को पता चलेगा। बिहार के पहले चरण की बम्पर वोटिंग ने सियासी दलों की टेंशन भी बढ़ा दी है। जिन 121 सीटों पर वोटिंग हुई उसमें 15 सीट ऐसी थी जिस पर नीतीश सरकार के मंत्री मैदान में थे। अब चर्चा है कि नीतीश कुमार के कई मंत्रियों के सिर पर खतरे के बादल मंडरा रहे। जिनकी किस्मत का फैसला जनता ने मतपेटियों में बंद कर दिया है। पहले चरण में नीतीश कैबिनेट के जिन मंत्रियों की किस्मत दांव पर है उनमें है सिवान से मंगल पांडे, दरभंगा से संजय सरावगी, साहिबगंज से राजू कुमार सिंह, सोनबरसा से रत्नेश सदा, कल्याणपुर से महेश्वर हजारी, बांकीपुर से नितिन नवीन, कढ़नी से केदार प्रसाद गुप्ता, बछवाड़ा सीट से सुरेंद्र मेहता, बिहार शरीफ से सुनील कुमार, अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू, सराय रंजन से विनय कुमार चौधरी, भोरे से सुनील कुमार, बहादुरपुर से मदन सहनी, नालंदा से श्रवण कुमार और जाले विधानसभा सीट से जीवेश कुमार शामिल हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव और बिहार के दोनों ही डिप्टी सीएम की सीटों पर भी वोटिंग हुई है। इसी बीच बिहार से एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें चुनावी रण में तेजस्वी यादव की आज 17 जनसभाएं होने वाली हैं। पूर्णिया, अररिया, भागलपुर में प्रचार करते हुए तेजस्वी यादव दिखाई देंगे। तेजस्वी की बांका में भी रैली होने वाली है, बड़ी रैली होगी। महागठबंधन उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करते हुए तेजस्वी यादव नजर आएंगे। बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, चुनावी रण में तेजस्वी लगातार जोर लगा रहे हैं। 17 जनसभाएं उनकी आज होने वाली हैं। पूर्णिया जाएंगे, अररिया, भागलपुर में प्रचार करते हुए दिखाई देंगे और साथ ही बांका भी वो जाने वाले, वहां पर उनकी बड़ी रैली होगी और महागठबंधन के जितने भी कैंडिडेट हैं इन इलाकों में उनके लिए वोट की अपील जनता से करेंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने इस चुनाव में बिहारी बनाम बाहरी का मुद्दा बनाया और इसी मुद्दे पर वो लोगों से वोट भी मांग रहे हैं। तो बाहरी लोग आ रहा है बिहार कब्जाने। चाचा जी अचेत अवस्था में है, मुख्यमंत्री जी, और रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से सरकार जो है वो चलाया जा रहा है। बिहार को लाली चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आकर के चलाएगा। तेजस्वी वादा कर रहे हैं कि सरकार बनाने के बाद वो हर एक घर में शख्स को सरकारी नौकरी देंगे और 14 जनवरी को महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए डाले जाएंगे। बिहार में पहले फेज के तहत जारी वोटिंग के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुर्के में आने वाली मतदाताओं पर बड़ा बयान दे दिया। हालांकि उनके इस बयान पर एनडीए के नेताओं ने ही विरोध किया है। गिरिराज सिंह ने बुर्का पहने मतदाताओं पर दो टूक कहा कि इनकी जांच होनी चाहिए ताकि वोटिंग में धांधली न हो सके। मेरा मानना है कि बुर्का उठवाने के लिए चुनाव आयोग ने एक प्रयास किया है, एक व्यवस्था दी है और इस पर किसी को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। बुर्के की आड़ में बोगस वोटिंग होती रही है, आपका ये होती रही है, इसलिए बुर्के की चेकिंग होगी। लेकिन उनके बयान पर एनडीए में शामिल चिराग पासवान ने ही कड़ी प्रतिक्रिया दे डाली है। बिना मतलब कि ये हिंदू मुस्लिम ये विवाद वाली बातें, फिलहाल आज की तारीख में सबको एकजुट होकर मतदान का अपना अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए गिरिराज सिंह ऐसे बयान दे रहे हैं। यह देश हम सबका है और देश के लोगों से बनता है, तो लोगों के मुद्दों को गुमराह न करें। पहले फेज की वोटिंग में एक सवाल मुस्लिम वोटर्स को लेकर भी रहा, क्योंकि कई सीटें ऐसी थी जहां एक से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार थे और सवाल यह है कि मुस्लिम वोटर एकजुट रहे या फिर प्रत्याशियों का चेहरा देखकर बिखर गए। तस्वीरें पटना साहिब विधानसभा के एक पोलिंग बूथ की हैं। मुस्लिम महिला मतदाता सुबह से वोट देने के लिए लाइन में खड़ी नजर आईं। ऐसा एक पोलिंग बूथ पर नहीं बल्कि कई पोलिंग बूथ पर देखा गया। महिलाओं ने गिरिराज के उस बयान का भी विरोध किया जिसमें उन्होंने बुर्के के खिलाफ बयानबाजी की थी। बुर्का हम लोग का सेफ्टी है, इसीलिए हम लोग पहनते हैं, हम लोग की इज्जत इसी से बचता है। अब कोई बोलेगा कि अपना निकाह उतार दीजिए, मुस्लिम धर्म छोड़ दीजिए, वो भी छोड़ देगा आदमी। बोलिए किसी के बोलने से। ये हमारा जो है इस्लाम का जो चीज़ है, इसको हटा करके क्यों हम देंगे वोट। बुर्का में ऐसा कुछ तो नहीं है कि हम उसे हटा कर दिया
मुस्लिम महिलाओं ने अच्छे काम के लिए नीतीश सरकार की तारीफ भी की, लेकिन रोजगार न देने पर सवाल भी उठाए। पुल बनाया है, सड़क बनाया है, तो रोजगार कुछ है ये नहीं है। ठेला चलाता है, सब्जी बेचता है। दावा है कि पूरे बिहार में मुस्लिम वोटरों की आबादी 17% है, लेकिन इसका फायदा उम्मीदवार को तभी मिलेगा जब एक तरफा वोटिंग हो। इस बीच बिहार से बड़ी खबर है। भोजपुरी सितारे बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। खेसारी लाल यादव बेतिया में आरजेडी उम्मीदवार दीपक यादव के लिए 11 बजे का वक्त है जब रोड शो करते हुए दिखाई देंगे और औरंगाबाद जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे खेसारी लाल यादव और बीजेपी के स्टार प्रचारक साथ में पावर स्टार पवन सिंह पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गयाजी में जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह दोनों ही नरकटियागंज विधानसभा में आज चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन दोनों अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में ये प्रचार करेंगे। बीजेपी के एक और स्टार प्रचारक रवि किशन पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और मधुबनी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं, जबकि दिनेश लाल यादव निरहुआ, जमुई और कटिहार में बीजेपी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। खेसारी लाल यादव बिहार में चुनाव में व्यस्त हैं और इस बीच महाराष्ट्र में उनकी मुश्किल बढ़ गई है। मीरा भाईंदर नगर निगम ने उनके मकान में अवैध निर्माण से जुड़ा नोटिस चस्पा कर दिया है। नोटिस में कहा गया कि खेसारी लाल यादव के बंगले के बाहर लगाए गए लोहे के एंगल और शेड को तुरंत हटाया जाए, नहीं तो अतिक्रमण विभाग की ओर से बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। इसी बंगले को लेकर मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के अनुसार इस बंगले का हिस्सा अवैध है। इधर खेसारी का कहना है कि उन्होंने ये घर खून पसीने की कमाई से बनवाया है। कि मैंने खून पसीना से उस घर को बनाया है, दिनों रात मेहनत करके बनाया है, बहुत पैसे लगे हैं उस घर में, और भगवान को मंजूर जो होगा वही होगा। बिहार चुनाव के दौरान खेसारी लाल यादव के बंगले पर ये कार्रवाई राजनीतिक रूप से चर्चा का विषय बन गई। वो उम्मीदवार है या खेसारी लाल है करके नहीं, आम इंसान जो अगर गलत काम कॉर्पोरेशन लिमिट में करता रहेगा तो वो हर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। दावा है कि जब निर्माण कार्य 1 साल पहले हो गया तो कार्रवाई का नोटिस अब क्यों दिया गया। पहले चरण में मोकामा विधानसभा के 2 दिग्गजों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह तो इस वक्त जेल में बंद है और दूसरी ओर सूरजभान सिंह ने अपनी पत्नी को जिताने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। दुलारचंद यादव की हत्या ने मोकामा में बवाल खड़ा कर दिया। माना जा रहा है कि इसका असर वोटिंग के दौरान भी नजर आए। वोटिंग के बाद सूरजभान सिंह अपनी पत्नी की जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। हम विकास की मुद्दा लेकर चले हैं और जनता मालिक है। अब महापर्व है और महापर्व में सभी जाति धर्म के लोग मिलके खुशी मना रहे हैं। सूरजभान और उनकी पत्नी दिन भर पोलिंग बूथ पर डटे रहे। उधर अनंत सिंह जेल में थे। हालांकि इससे पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है जब अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा था और तब उन चुनाव में उनकी जीत हुई थी। पहले फेज के चुनाव में 2 भाइयों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। एक भाई का नाम है तेज प्रताप यादव और दूसरे का नाम है तेजस्वी। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव प्रचार भी किया था। ना तो तेजस्वी ने तेज प्रताप को हराने की कोशिश करने में कोई कसर छोड़ी, ना ही तेज प्रताप ने तेजस्वी को माफ किया। अब लालू के इन दोनों बेटों की किस्मत का फैसला 14 नवंबर को हो जाएगा। जिस महुआ सीट से तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे थे, वहां से तेजस्वी ने मौजूदा विधायक मुकेश रोशन को उतारा था। वो जबरदस्ती आए यहाँ पे टांग अड़ाने के लिए, लेकिन महुआ के जनता मालिक अपने सेवक, अपने बेटा, अपने भाई को चुनने का काम कर रही है। उधर राघोपुर की जिस सीट से तेजस्वी यादव ने चुनाव लड़ा, वहां भी माहौल गर्म दिखाई दिया। अब 14 नवंबर को ही पता चलेगा कि इन दोनों भाइयों का भविष्य क्या होता है। पहले चरण के चुनाव में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा भी सुर्खियों में रहे। अब ओसामा की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो चुकी है और सिवान में हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि अब ओसामा का क्या होगा। सिवान के पूर्व सांसद और बाहुबली रहे शहाबुद्दीन की विरासत संभालने की तैयारी में जुटे ओसामा का भविष्य 14 नवंबर की तारीख तय करेगी। ओसामा शहाब जब वोट देने पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। उधर ओसामा की मां और शहाबुद्दीन की पत्नी जीत को लेकर आश्वस्त है। शहाबुद्दीन साहब का ना रहने का कितना इम्पैक्ट? उनकी कमी को कोई पूरी नहीं कर सकता है। रह गई बात कि वक्त तो हमेशा बदलता रहता है। आज हमारे बच्चे का वक्त है और अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। ओसामा शहाब की सीट पर बीजेपी ने योगी और हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे फायर ब्रांड नेताओं को मैदान में उतारा था, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ओसामा के लिए वोट मांगते दिखाई दिए थे।
पहले फेज की वोटिंग के बाद बिहार की सियासत में सन्नाटा छाया हुआ है। एनडीए जहां एक और जंगल राज की याद दिला रही थी, तो महागठबंधन अपने वादों के सहारे सत्ता को हटाने की कोशिश में थी। अब सवाल यह है कि बिहार की जनता ने किस मुद्दे पर वोट किया है। वोट डालने में न तो युवा पीछे रहे, न ही बुजुर्ग। ये 110 साल की बुजुर्ग महिला हैं जो वोट डालने के लिए खुद पोलिंग बूथ तक पहुंची। वहीं खान सर ने भी पटना में वोट डाला और दूसरे चरण की सीटों के लिए वोटर्स के नाम संदेश दिया। अच्छे प्रत्याशी देखें, साफ सुथरा छवि देखें और अपने बिहार, अपने राज्य, सबके उज्जवल भविष्य के लिए वोट डालें। युवाओं को स्पेशली कहना चाहेंगे कि अगर राजनीति में ये लग गया कि आप वोट डालने नहीं आएंगे तो आपको मुद्दों को सीरियस नहीं लिया जाएगा। अगर कोई पसंद नहीं आए, नोटा ही दबाओ जाके, लेकिन कम से कम वोट डालने जरूर जाइए। खान सर की बातें अपनी जगह भले ही ठीक हों, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि बिहार में इस बार भी जाति का मुद्दा हावी रहा। और इस वक्त यूपी के गोरखपुर से बड़ी खबर आ रही है। गोरखपुर में पुलिस ने 32 लाख रुपए की चोरी का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में लूटे गए गहने और रुपए भी बरामद किए हैं। 2 नवंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक रिटायर्ड महिला प्राचार्य के घर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है और पुलिस ने इस मामले में मुस्तैदी दिखाई और इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरास को खंगाला गया और फुटेज की मदद से जो छानबीन की, पूरे मामले से पर्दा उठ गया। पुलिस के मुताबिक रिटायर्ड महिला प्राचार्य डॉक्टर सरोज श्रीवास्तव के घर 20 साल से काम करने वाली नौकरानी के बेटे ने ही इस वारदात को अंजाम दिया था अपने साथी के साथ मिलकर, जिसके बाद ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि लूट का सारा सामान पुलिस ने बरामद कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। उन्होंने दावा किया कि वो दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत अगले साल भारत आने की योजना बना रहे हैं। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना महान दोस्त बताया और कहा कि हमारी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर से दावा किया कि भारत ने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है, जो उनके प्रशासन द्वारा रूसी ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर कड़ी कार्रवाई के अनुरूप है। भारत की ओर से कोई आधिकारिक बयान इस पर अभी सामने नहीं आया है। ट्रंप ने अगले साल भारत आने के संकेत भी दिए हैं। इसी बीच largely stopped buying oil from Russia. When do you plan? And he's a friend of mine, and we speak, and when he wants me to go there, we'll figure that out. I'll go. I had a great trip there with Prime Minister Modi. He's a great man, and I'll be going. Is in the middle. You're planning to go to India next year? No, you're planning to go to India next year, sir. इसी बीच एक और बड़ी खबर है। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। रेबीज के मामलों पर एससी ने स्वतः संज्ञान लिया था और कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एनिमल बर्थ कंट्रोल पर जवाब मांगा था। ये बड़ी जानकारी है आज को लेकर कि आवारा कुत्तों को लेकर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है उस पर फैसला आज आने वाला है। रेबीज के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, ये आप जानते हैं, और कोर्ट ने सभी राज्यों से, साथ ही जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे भी एनिमल बर्थ कंट्रोल पर जवाब देने के लिए कहा था। और आज का दिन बहुत अहम है जब सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा। बिहार की बात करते हैं। बिहार के पहले चरण के मतदान के बीच माहौल उस वक्त गर्मा गया जब बिहार के लखीसराय में प्रचार के दौरान डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर अचानक से हमला हो गया। आरोप है कि इसी दौरान आरजेडी के समर्थकों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। ये भी दावा किया गया कि विजय सिन्हा की कार पर पत्थर फेंके, चप्पल फेंकी, गोबर डाला और सुरक्षा कर्मियों से हाथापाई की। इसके बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पुलिस अधीक्षक से फोन पर बात की और पूरा घटनाक्रम बताया। काफिले पर हमले के बाद बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि हमला करने वाले आरजेडी के गुंडे हैं, इन पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं जाएगा। उम्मीदवार जीत रहे हैं। इधर आरजेडी ने ट्वीट कर विजय सिन्हा पर पिछले 10 सालों में कुछ भी काम नहीं करने का आरोप लगाया। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा कि जिन लोगों ने ऐसा किया उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जब बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा प्रतापपुर गांव पहुंचे थे तो उसी दौरान उनकी बहस आरजेडी के एमएलसी अजय कुमार सिंह के साथ हो गई और ये घटनाक्रम तब हुआ जब ग्रामीण विजय कुमार सिन्हा का वहां विरोध कर रहे थे। दारू पी के जाकर हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? तुम अपने आप को क्या बुझो? बढ़ाओ पदाधिकारी को चेक कर लो। हाँ चेक कराओ।
तुम बोल दो बोले कौन होते हो? चेक करवा तो इसको दारू पिए हुए हैं। मैं रोको इसको। दारू पी करके हंगामा करता है। दारू पी के बॉडीगार्ड भी दारू पी ले। अरे दारू पी हंगामा के इसको चेक करवाओ। दे रहे हैं। ये राजद का एमएलसी हो गया है। राजद का दारू पी के हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमानत जात हो गया। कहाँ प्रशासन लगाओ? दारू पी का हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी का अभी भी दारू पिए हुए है। अभी नदियामा से लोग तुम सारे पापी कहाँ से इलाका में आ गए? दारू पी करके फिर सब चढ़ा हुआ है। अनाज तो 14 तारीख को उतार देंगे। 14 तारीख को रिजल्ट में। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी के एमएलसी अजय कुमार पर शराब पीने के आरोप लगाए थे, लेकिन जब डिप्टी सीएम के निर्देश पर पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई तो पूरा मामला ही पलट गया। घटना के बाद एमएलसी अजय कुमार लखीसराय के कबैया थाना पहुंचे और जब उन्होंने ब्रेथ एनालाइजर पर फूंक मारी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। रिपोर्ट आने के बाद अजय कुमार के निशाने पर एक बार फिर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा थे। इन्होंने हमारी गाड़ी को रोका और गुंडे पर उतर आए। इनका चुनाव हार गए, इसीलिए बौखलाहट है। विजय सिन्हा का इस बार चैप्टर क्लोज। इस घटना के बाद एक बार फिर बिहार में सच और झूठ वाली सियासत गरमा सकती है। विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हुए हमले पर अब बिहार की सियासत भी गरमा गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आरजेडी का जंगल राज भी यही था। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दावा किया कि जैसे ही एनडीए की सरकार बन जाएगी इन लोगों का इलाज किया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का यही चरित्र है। बिहार की जनता जानती है सबका समय से इलाज होगा, चिंता मत कीजिए। इधर पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे मनोज तिवारी ने कहा कि आज हुए मतदान से आरजेडी वाले घबरा गए हैं। विजय सिन्हा जी के ऊपर ये हमला, ये चीख के कह रहा है कि ये इनके रग रग में जंगल राज की मानसिकता है। इनकी अब फ्रस्ट्रेशन दिख रही है। हालांकि महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी वही काट रही जो उन्होंने बोया था। और इसी बीच यूपी के प्रयागराज से बड़ी खबर है। प्रयागराज में हुए एक भयंकर सड़क हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब एक ट्रैक्टर बेकाबू होकर सड़क किनारे लगी सब्जी की दुकानों पर चढ़ गया और उसके बाद तो वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये प्रयागराज की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। भयंकर सड़क हादसा यहाँ पर हुआ, एक आदमी की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। और यह हादसा उस वक्त बताया जा रहा है जब एक ट्रैक्टर बेकाबू होकर सड़क किनारे जो सब्जी की दुकान थी उस पर चढ़ गई और उसके बाद वहां किस तरीके से हड़कंप मचा, अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये उसी की तस्वीरें हैं। भीषण ये सड़क हादसा, एक शख्स की जान चली गई है इसमें। कुछ लोग बताए जा रहे हैं जो मामूली रूप से घायल भी हैं और इस तरीके से यह हादसा वहां पर हुआ, उसके बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। पहले फेज में बिहार में मनेर सीट पर भी वोटिंग हुई। इस सीट से आरजेडी के भाई वीरेंद्र विधायक हैं और वोटिंग के दौरान वो दारोगा पर भड़कते हुए दिखाई दिए। दारोगा पर भड़कते हुए भाई वीरेंद्र ये भी भूल गए कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने दारोगा पर जाति आधारित टिप्पणी कर दी। आप क्यों चेक करने वाले कौन होते हैं? चेक करेगा वहाँ। यहाँ आए हुए हैं बीजेपी का काम करने के लिए। बीजेपी तिवारी हो यार। दारोगा की जाति देखकर भाई वीरेंद्र ने तय किया कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। प्रशासन जो है जिसको पर्ची चेक करने का पावर नहीं है, वो भी हमारे मतदाताओं का पर्ची चेक करके बिलमा रहा। भाई वीरेंद्र पहले भी अपने बयानों और अधिकारियों से इस तरह की बात करने को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। बिहार के वैशाली में मतदान के दौरान उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। मैनार इलाके के बूथ नंबर 53 पर मतदान शांतिपूर्वक चल रहा था, तभी हंगामा हो गया और पुलिस पर पथराव होने लगा। आरोप आरजेडी उम्मीदवार रविंद्र कुमार के समर्थकों पर लगा। हालांकि बवाल बढ़ता देख बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उपद्रवियों को खदेड़ दिया। पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको हम दे दें। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के आज 150 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9:30 बजे इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का जारी करेंगे। देश भर में 150 जगह पर सामूहिक रूप से वंदे मातरम आज के दिन गाया जाएगा। ये बड़ी खबर।
इस वक्त बड़ी खबर है। बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में दिल्ली से सनातन हिंदू एकता पद यात्रा शुरू होने जा रही है और ये यात्रा 8 से 16 नवंबर तक चलेगी, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। और यात्रा का उद्देश्य समाज में समरसता स्थापित करना है और ये यात्रा दिल्ली के छतरपुर से शुरू होगी। इस यात्रा को देखते हुए साउथ दिल्ली के महरौली में ट्रैफिक प्रतिबंध और डाइवर्जन लागू रहेंगे, जिससे कई रास्तों पर आवाजाही प्रभावित होगी। तो घर से निकलें तो ट्रैफिक के बारे में सारी जानकारी हासिल करके ही निकलें। दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली पुलिस ने 150 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी का भंडाफोड़ किया, जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर ठगी किया करते थे ये लोग। आलीशान होटल्स को अपना ठिकाना बनाते थे। पुलिस ने नोएडा और सिलीगुड़ी में छापेमारी की। 11 मोबाइल फोन और 32 डेबिट कार्ड समेत कई सामान इनके पास से जब्त किए गए हैं। 300 से ज्यादा लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। इनका पूरा ग्रुप चलता है। सोशल मीडिया पर ये ग्रुप बनाकर ठगी किया करते थे, ये जानकारी सामने आ रही है। और देश के सबसे बड़े 23 करोड़ के डिजिटल अरेस्ट से भी इनके तार बताए जा रहे हैं। और एक बार फिर से बिहार की बात करते हैं। आरजेडी उम्मीदवार और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव जब से चुनावी अखाड़े में उतरे हैं तभी से वो चर्चा में हैं। खेसारी लाल को नचनिया बताने से शुरू हुई सियासी लड़ाई देखते ही देखते राम मंदिर तक जा पहुंची। छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे खेसारी लाल यादव जब वोट डालने पहुंचे तो उनका सामना एक बार फिर नचनिया वाले सवालों से हुआ, लेकिन खेसारी ने सवालों को दरकिनार कर जवाबी तीर शिक्षा, रोजगार और राम मंदिर की तरफ मोड़ दिया। राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा कि मैं अफसर बन जाऊंगा? नहीं, वो आस्था है, वो अलग विषय है। लेकिन शिक्षा से इंसान देश चला सकता है। शिक्षा जरूरी है। मैं यही बोलता हूँ कि आप राम मंदिर बनाओ, जो भी बनाना है, मस्जिद बनाओ, सब बनाओ, बट शिक्षा के लिए भी, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी काम करो ना। खेसारी ने राम मंदिर का नाम लिया तो एनडीए के नेता भी मैदान में उतर आए। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने तो यहाँ तक कह डाला कि नाचने गाने वाले कभी कलेक्टर नहीं बन सकते। नाचने वाला का, गाने वाला का कलेक्टर बन जाएगा? जो नाच देखेगा वो कलेक्टर बन जाएगा? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आस्था का केंद्र है और किसी भी व्यक्ति को किसी की आस्था पर चोट पहुँचाने का हक नहीं है। बिहार चुनाव के पहले चरण में लोकतंत्र के कई रंग देखने के लिए मिले। पहले फेज में बिहार के एक ऐसे कोने में वोटिंग हुई जहां पिछले 20 सालों से नक्सलियों की दहशत छाई हुई थी। और ये जगह है मुंगेर के तारापुर विधानसभा में, जिसका नाम है भीम बांध गांव। इस गांव में पिछले 20 साल बाद वोटिंग हुई। आखिरी बार जब यहाँ साल 2005 में वोटिंग हुई थी तब नक्सलियों का आतंक अपने पूरे चरम पर था, जिसकी वजह से चुनाव आयोग ने पूरे मतदान केंद्र को ही हटा दिया था। आज सीआरपीएफ की मौजूदगी में गांव से 16 किलोमीटर दूर मतदान केंद्र बनाया गया, जिसमें करीब 80% ग्रामीणों ने वोट किया। फिलहाल मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। स्थानीय लोगों के चेहरों पर खुशी दिखी। यूपी से अगली खबर है। यूपी के लखीमपुर खीरी में चोर ग्राहक बनकर एक बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी के शोरूम में आया। कर्मचारियों से टेस्ट ड्राइव के बहाने बाइक की चाबी ली और सबको चकमा देकर वहां से फरार हो गया। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की बाइक में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फर्राटा भरते चोर को देखा गया। इस काली रंग की बाइक की कीमत 2 लाख से ज्यादा की। इसे चुराने के लिए चोर सीधे शोरूम पहुंचा था। जीन्स, टी-शर्ट, चप्पल में गए चोर को कर्मचारी भी पहचान नहीं पाए। अब जब वो बाइक लेकर फरार हो गया तब जाकर कर्मचारियों को अपनी नादानी का एहसास हुआ। शोरूम के मालिक की शिकायत के बाद सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। इसमें दिखने वाले चोर की अब तलाश की जा रही है। कुछ लोग स्टंटबाजी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं यूपी के हापुड़ से, जहां गढ़मुक्तेश्वर के कार्तिक मेले में कुछ युवक खतरनाक स्टंट करते हुए दिखाई दिए। और स्टंट भी ऐसा जिसे देख रोंगटे खड़े हो जाए। यहाँ युवक अपनी टशनबाजी दिखाने और रील शूट करने के लिए मौत से खेलते नजर आए। युवक अपने अपने ट्रैक्टर को गंगा की लहरों पर दौड़ा रहे थे। इसी दौरान एक ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें कुछ युवक नीचे दब गए, जिसके बाद आसपास के लोग दौड़े दौड़े वहां पहुंचे और किसी तरह युवकों को बचा लिया। हैरानी की बात यहाँ ये रही कि प्रशासन की सख्त निगरानी और सीसीटीवी कैमरों की तैनाती के बावजूद खतरनाक स्टंट देखने को मिला।
और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम दे दें। एक्ट्रेस और गायिका सुलक्षणा पंडित का निधन हो गया है। 71 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के नानावती अस्पताल में आखिरी सांस ली है। सुलक्षणा एक्ट्रेस विजेता पंडित और म्यूजिक कंपोजर जोड़ी जतिन ललित की बहन थी और सिंगर के भाई ललित पंडित ने उनके निधन की खबर की पुष्टि की है। ललित की ओर से बताया गया है कि बहन सुलक्षणा पंडित का निधन कार्डियक अरेस्ट के चलते हुआ है और इस खबर के आने के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शोक पसर गया है। सुलक्षणा पंडित ने न सिर्फ फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी बल्कि अपनी सिंगिंग के जरिए भी उन्होंने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई थी। लेकिन 71 साल की उम्र में अब दुनिया को अलविदा उन्होंने कह दिया कि केरल से अगली खबर है। केरल के पलक्कड़ में ओवरटेकिंग के चक्कर में ऑटो ने कार में टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो सड़क पर ही उलट गया। एक्सीडेंट में ऑटो चालक बुरी तरीके से घायल बताया जा रहा है। इस एक्सीडेंट ने शांत बाजार को हिलाकर रख दिया। सब कुछ सामान्य था, तभी मिनी ट्रक को ऑटो ने ओवरटेक की कोशिश की। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो तुरंत ही पलट गया और कार का एक तरफ का हिस्सा बर्बाद सा हो गया। हादसे की आवाज सुनकर लोग ऑटो की तरफ भागे। घायल ऑटो वाले को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसे में अगर सड़क पर चलें तो दुर्घटना से बेहतर है कि आप आराम से चलें।